Hello friends, this is Kunal here and today we will start our new topic Coulomb's law। तो चलिए हम लोग अपने न्यू टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि क्या है हमारा टॉपिक, कहाँ से आया, कैसे ये नाम पड़ा Coulomb's लॉ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये है Coulomb's लॉ। क्या है Coulomb's लॉ? देखो क्या होता है ना कि जो कोई भी लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंटल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। मीन्स कि डायरेक्टली कोई लॉ कहीं से नहीं निकल के आ जाता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है बहुत साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, और उस एक्सपेरिमेंट्स के डाटा को कंक्लूड किया जाता है। और ऐसा नहीं कि कुलम्स लॉ को निकालने के लिए ही इस एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, उसी एक्सपेरिमेंट को आगे फॉरवर्ड करते गए। अब तो क्या होता है, इन सब एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद एक कंक्लूजन निकलता है और उस कंक्लूजन को हम लोग लॉ नाम देते हैं। तो कुलम्स लॉ में भी कुछ ऐसा ही है। तो हम आपको समझाते हैं कि कुलम्स लॉ में आखिर ऐसा क्या हुआ। देखिए, तो कुलम्स लॉ में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप एक चार्ज लो, इस टाइप का, ठीक है। ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। अच्छा जी, उसके बाद इसका मास है m, इसका भी मास है m। ये है प्लस q1, ये है प्लस q2, ठीक है। F12। अच्छा देखिए, तो क्या हुआ कि कुलम्स लॉ में मीन्स हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो दो चार्ज लिए Q1 और Q2, दोनों चार्ज का मास m है और इसको r डिस्टेंस पे सेपरेट आउट किए दोनों को, ठीक है। तो सेपरेट आउट करने के बाद क्या हो रहा है ना कि इसको, ये जो हमारा सरफेस है ये कैसा सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस पे बात करें, ठीक ना, ये स्मूथ सरफेस का बात कर रहे हैं। तो ये स्मूथ सरफेस पे इसको रखा गया और जब इसको रिलीज किया गया ना, जब इसको रिलीज किया गया तो दोनों चार्ज रिपल्सन क्रिएट किया और दोनों सेपरेट आउट होने लगा। मीन्स कि अवे होने लगा, दूर भागना शुरू कर दिया। ये चार्ज इधर भाग गया और ये वाला चार्ज इधर भाग गया, ठीक है। तो ये जो चार्ज इधर भागा इसको हम लोग नेम दिए F21। F21 कहने का ये मतलब हुआ यहाँ पे Q2 चार्ज है तो यहाँ फोर्स लगा Q2 पे F2, मीन्स की फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको पढ़ते हैं F21 को फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पे ये हुआ किसके कारण, 1 के कारण, क्योंकि दोनों सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो रिपल्सन क्रिएट करेगा। सिमिलरली F12 पे क्या हुआ कि यहाँ भी सेम नेचर का चार्ज है तो ये भी रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और जिसके कारण ये इधर भाग गया। मीन्स की लाइक नेचर ऑफ चार्ज है और ये दोनों अवे हो गया, अवे भाग गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे निगेटिव चार्ज ले रहे हैं और इसको आप इस टाइप से ही आप शो कर, और एक बात कि इस दोनों का जो एक्सलरेशन था, इस दोनों का एक्सलरेशन ये भी सेम स्पीड से दोनों अपोजिट साइड में भागा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम माइनस ले लिए, ठीक, तो ये भी इधर भागेगा और ये भी इधर भागेगा। यहाँ पे है माइनस Q1 चार्ज, यहाँ है माइनस Q2 चार्ज, मास है m, यहाँ है m। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F12 और यहाँ लगेगा फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F21। F21 हो गया। इसका एक्सलरेशन a होगा, इसका एक्सलरेशन ये होगा। ये भी कैसा सरफेस, इसका सेपरेशन जो होगा स्मॉल r, और ये हमारा जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो ये दोनों जो हम बात कर रहे हैं ये दोनों लाइक नेचर ऑफ चार्ज है। कैसा चार्ज है, लाइक चार्ज है। मीन्स या तो पॉजिटिव नेचर का है या तो निगेटिव नेचर का है। तो ये था हमारा लाइक नेचर ऑफ चार्ज। अगर हम इसी तरीके से क्या करें, यहाँ पे
सपोज कि प्लस ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे आप ले लो माइनस। अच्छा, माइनस ले लिए, यहाँ चार्ज कितना हो गया प्लस Q1, यहाँ चार्ज कितना हो गया माइनस Q2, ठीक है। यहाँ पे मास है स्मॉल m, डिस्टेंस सेपरेशन इसका भी स्मॉल r। यहाँ जो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा ना, ये प्लस नेचर का है, ये माइनस नेचर का है, ठीक है। तो प्लस वाले पे, इस पे जो फोर्स लगेगा इसके द्वारा लगेगा, तो ये फोर्स कैसे लगाएगा, ऐसे नहीं लगाएगा, रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये निगेटिव है। ये कैसा नेचर है, निगेटिव नेचर है। और निगेटिव वाले का टेंडेंसी होता है कि पॉजिटिव वाले को पुल करेगा, ठीक ना, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक, इस तरीके से ये फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसका नाम हम देंगे F12। अच्छा, फिर यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये माइनस नेचर का है, ठीक है। तो माइनस वाला जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में नहीं, मीन्स की रिपल्सन नहीं, इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ ये इसको खींच रहा था, सिमिलरली प्लस वाला माइनस वाले को ले रहा था और माइनस वाले प्लस वाले को, ठीक है। यहाँ जो फोर्स लगेगा वो होगा F21। अच्छा, यहाँ भी हमारा जो सरफेस है वो सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, सेपरेशन R है, और यहाँ पर फोर्स। उसके बाद जो एक्सेलरेशन मिला, यहाँ भी सेम एक्सेलरेशन मिला, मीन्स कि जब अनलाइक चार्ज को स्मूथ सरफेस पे आप डाल दिए, मास सेम था, तो क्या हो रहा है, और उसको जैसे ही मीन्स कि इसको छोड़ दिए, तो छोड़ने के बाद क्या हुआ है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से एक दूसरे के करीब जा रहा है, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस पे। ठीक उसी तरीके से यहाँ आप माइनस यहाँ प्लस रखोगे तो सेम ऐसा ही केस क्रिएट होगा। तो मीन्स ये था लाइक चार्ज का केस, और ये है हमारा अनलाइक चार्ज, मीन्स अनलाइक चार्ज का नेचर था। तो इस दोनों बात को मिला करके, मीन्स जब कूलम्ब्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस दोनों को मिला करके ये निकला कि जो चार्ज है ना, तो इस चार्ज का देखो मैग्नीट्यूड में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। सबसे पहला बात कि उससे थोड़ा सा पहले हम ये लिख देते हैं, ऊपर वाला 2 लाइन, ये आपको जैसे पता ही होगा कि लाइक चार्ज रिपेल टू इच अदर, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर, ये 2 बात तो मिला ही था। तीसरा बात ये मिला कि मैग्नीट्यूड ऑफ, जो मैग्नीट्यूड होगा, मीन्स सोच सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज आर सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। अच्छा, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज आर अपोजिट। देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इधर है और ये इधर है, अपोजिट डायरेक्शन। बस यहां से हमको इतना बात मिला। तो इस बात से हम अब डिफिनीशन की ओर पहुंचते हैं कि डिफिनीशन यहां से हम क्या लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर रख करके स्पेस लो तो डिफिनीशन आप यहां से पहले तो थोड़ा मैग्नीट्यूड देख लो, मैग्नीट्यूड किस हिसाब से मिला, जैसे F12 इक्वल टू है F21 और इक्वल टू हम F लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो F है, F ये आप कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। इसको लिख सकते हो कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to the प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। ये होता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन। मीन्स जो एफ है, मीन्स जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने मास के प्रोडक्ट के। पहला बात ये, और पहला बात तो ये मिला, और दूसरा बात ये मिला कि इसको पढ़ते हैं ऐसे, एफ इसको पढ़ते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको आप लिखोगे तो एफ इनवर्सली proportional to the square of the distances between them। ठीक है, इस मीन्स की एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली जब पढ़ोगे तो 1/r² मत पढ़ना, सीधा आर स्क्वायर। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसको लिखें एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेज बिटवीन देम। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो, सपोज कि जो फोर्स है, फोर्स के, और पहले इसको आप देख लो कि इसको अगर आप कंबाइन कर दो तो लिखोगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा में r²। अगर आप इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, तो आप यहां से लिख सकते हो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, और जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तब F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 बाई r²। ये बात हमको मिलता है, सब बताते हैं। तो इस सब से हम कूलम्स लॉ का डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो आइए हम कूलम्स लॉ का डिफिनीशन सबसे पहले लिखते हैं। कूलम्स लॉ को आप क्या बोल सकते हो? कूलम्स लॉ आपको लिखना है, कूलम्स लॉ। तो इन सब कंक्लूजन को मिला करके आप लिख सकते हो द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन the 2 point charge the force of interaction between the 2 point charge is, पहला मिला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। पहला क्या था? डायरेक्टली proportional to the product of their masses and, आप इसकी को ऐसा लिख सकते हो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको आप पहला लिख दो, और दूसरा लिख सकते हो कि डिफिनीशन में ऐसे आप लिखोगे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द distances between them। मीन्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनल r², इसको ऐसे आप पढ़ोगे, और यहाँ से आप इस कंबाइन करके भी बताए थे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, F इक्वल टू स्मॉल k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये आता है तो K आता है स्मॉल k
Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ, और इसको आप कह सकते हो दिस इज नोन एज कूलम्स लॉ। ठीक है, इसको कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। और इसके बाद ये तो हमारा कूलम्स लॉ हो गया। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि ये बहुत ही नया चीज है, आप सेम चीज 11th क्लास ग्रेविटेशन में पढ़ करके आए हो, सब पढ़ा हुआ है आपका। जो Q1 Q2 हम लिए हैं, यहाँ चार्ज की जगह आपको मास से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ K आया है, उसको आप लोग G से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे। ठीक, तो वो हो जाएगा फॉर्मूला। अगर उसको हम ऐसे ही रफली आपको बताएं तो आप ऐसे लिखोगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये आपको इसका नहीं है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, ये इस चीज का नहीं है, ग्रेविटेशन का है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो आता है G M1 M2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये अभी यहाँ का बात नहीं था, इसको ऐसे ही बताएं, ये आप ऐसा पढ़ करके आए हैं। तो जो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ लिखोगे K इज कॉल्ड proportionality constant and K is called proportionality constant and which value, इसका जो वैल्यू है डिपेंड्स ऑन, इसका डिपेंड करेगा जो वैल्यू, वो यूनिट एंड मीडियम, इस दोनों पे डिपेंड करेगा K का वैल्यू। ठीक है, इसका जो वैल्यू है K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू है ये दोनों पे डिपेंड करेगा। किस पे? इस पे, यूनिट पे और मीडियम पे, दोनों पे। तो हम देखते हैं कि K का वैल्यू यूनिट और मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है। चलिए तो उसको देखते हैं। तो जैसे आप यूनिट का बात करोगे, ठीक है, तो यूनिट के बारे में तो आपको पता है, यूनिट कौन कौन सा, SI यूनिट और CGS यूनिट को हम अगर देखते हैं, ठीक है, SI और CGS यूनिट क्या करते हैं कि मीडियम लेते हैं, कौन सा, एयर ले लेते हैं। ठीक, या कोई और भी मीडियम आप ले लो, एयर ले लो या वैक्यूम या कुछ भी ले लो। ठीक है, और बात कर रहे हैं CGS यूनिट का, कौन सा यूनिट, CGS यूनिट। ठीक ना, अच्छा, CGS यूनिट का। और हमको जानना क्या है कि K कैसे यूनिट और मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इन CGS यूनिट, in CGS unit the value of K is 1। CGS यूनिट में K का वैल्यू 1 ये फिक्स है, या नो एनी मीडियम, कोई मीडियम नहीं रहेगा, कोई भी मीडियम दिया नहीं रहेगा, नो एनी मीडियम, तो भी K का वैल्यू हमको कितना लेना है, 1 लेना है, कोई भी मीडियम नहीं दिया रहेगा। तो हम कूलम्स लॉ से फॉर्मूला हमको मिला है F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, CGS यूनिट में K की जगह हम 1 को पुट करेंगे, तो F इक्वल टू 1 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप लिख दोगे F इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, ये मिल गया CGS यूनिट में। उसके बाद CGS यूनिट का भी कुछ रूल है। तो पहला रूल, जो फोर्स हमको मिलेगा, फोर्स ऑब्टेन्ड ये मिलेगा डाइन में, ठीक है, और जो डिस्टेंस रहेगा वो सेंटीमीटर में। डिस्टेंस क्या चीज में, ये जो सेपरेशन है R स्क्वायर, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। ठीक है, और जो चार्ज लिए हैं, तीसरा बात, वो कूलम्स में ना रह के ESU में रहेगा, चार्ज इन
ईएसयू। ईएसयू तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ईएसयू 1 कूलम्ब इक्वल टू कितना होता है 3 इंटू 10⁹ ईएसयू, और 1 ईएसयू इक्वल टू होता है 3.33। 1 ईएसयू इक्वल टू होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब। ठीक है, तो ये हमको मिल गया सीरीज यूनिट में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन अगर देखो आप, सपोज यहाँ एक पॉइंट चार्ज है और एक यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ दिया है Q1 इक्वल टू 4 ESU और यहाँ दिया है Q2 इक्वल टू 9 Q2 इक्वल टू 8 ESU। ठीक है, अच्छा ये दिया है 4 मीटर। ठीक, और हमको कैलकुलेट करना है फोर्स। ठीक है, फोर्स ये देखो Q1 Q2 का जो वैल्यू है ये ESU में दिया है और ये मीटर में दिया है। ठीक है, और फोर्स हमको निकालना है। तो देख लो फोर्स हमारा इस केस में क्या करेंगे, जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा सीजीएस यूनिट में फोर्स निकलेगा और वो डाइन हो जाएगा। ठीक है, फोर्स जो है वो डाइन में निकलेगा। हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। हम देखें F इक्वल टू होता है फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या K का वैल्यू तो 1 होता है, तो F इक्वल टू 1 इंटू Q1 का वैल्यू 4 ESU इंटू Q2 का वैल्यू 8 ESU और R स्क्वायर का वैल्यू डालना है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर इक्वल टू 4 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर R स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 400 सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो 8 चौका 32 इंटू ESU का स्क्वायर बटा 4 चौका 16, 1 2 3 4 0 और यहाँ से मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 32 कट जाएगा 2 टाइम्स 2 ESU का होल स्क्वायर और नीचे बचेगा 1 पे 1 2 3 4 0। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 के पावर -4 10 टू द पावर -4 डाइन, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 डाइन। ये यहाँ से हमको मिल गया 2 ESU का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऊपर ले गए तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 डाइन। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे तो दोनों यूनिट हमारा ESU में था। सपोज आपको कि एक यूनिट कूलम्ब में दे दे और दूसरा यूनिट क्या कर दे ESU में दे दे। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। सपोज यहाँ पे जो सपोज करना है कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट, यहाँ पे एक चार्ज है और एक यहाँ पे है। यहाँ Q1 इक्वल टू प्लस के 5 कूलम्ब और Q2 इक्वल टू 10 ESU। ठीक है, और R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर में दिया है। ठीक, अच्छा यहाँ कूलम्ब में, यहाँ ESU में, कूलम्ब को ESU में चेंज करना होगा। चलिए हम साइड में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कूलम्ब को 1
कूलम्ब इक्वल टू कितना होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है सीजीएस यूनिट के लिए डायरेक्ट लिखते हैं तो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक, Q1 का वैल्यू हमारा 5 कूलम्ब नहीं आएगा, 5 इंटू और कूलम्ब 1 कूलम्ब तो 3 इंटू 10⁹ अब इतना ESU बन गया, ESU हो गया इंटू Q2 का वैल्यू 10 ESU। उसके बाद R 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही दिया है तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आप लिख दो। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे 5 टू 10 जा 50 और 53 जा 150 मीन्स 150 इंटू 10⁹ ESU का होल स्क्वायर बटा 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 150 इंटू 10⁹। ये जब ऊपर जाएगा तो 9 माइनस के 2 2 जीरो ऊपर जाता है तो माइनस इतना डाइन। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये इधर जाएगा तो 9 में से 2 गया 7, यानी कि 7 और 1 8, 15 गुने 10⁸ डाइन। ये हमारा निकल गया। ठीक है, एक कूलम्ब में दिया था और दूसरा ESU में दिया हुआ था। तो इस टाइप का हमारा दूसरा यूनिट भी है, आपको पता ही होगा उस यूनिट का नाम क्या है, तो SI यूनिट। ठीक है, तो SI यूनिट का हम बात करते हैं। इन SI यूनिट में अगर हम फ्री स्पेस का बात करें, कौन सा स्पेस, फ्री स्पेस मीन्स पूरा खाली। SI यूनिट में फ्री स्पेस में अगर हम देखें तो और फ्री स्पेस को आप वैक्यूम भी बोल सकते हो। तो K का वैल्यू होता है 1/4πε0। क्या होता है 1/4πε0। इसको क्या करते हैं ε0, इसको करते हैं ε0। तो 1/4πε0 यहां से हो गया F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और इसी को अगर थोड़ा आप यहीं से देख लो, सपोज इसके F इक्वल टू इतना आया तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा F इंटू R स्क्वायर बटा में Q1 Q2, F इंटू R स्क्वायर बटा में Q1 Q2। ठीक है, फोर्स का यूनिट SI यूनिट हम देख रहे हैं तो फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अच्छा जी, न्यूटन। R स्क्वायर है मीन्स लेंथ है, तो इसको आप लोग L स्क्वायर लिख दो। Q1 Q2 कूलम में, कूलम इंटू कूलम, इसको क्या लिख सकते हो न्यूटन NL स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ठीक ना, NL स्क्वायर बाई कूलम। इसको आप ऐसे L स्क्वायर को आप इसी को लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। L स्क्वायर को, इसको अगर लेंथ हमारा मीटर में है तो ठीक है, इसको हम लिख देंगे और इसी को लिखोगे तो आप क्या लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी को हम पढ़ते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और C-2। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर को पढ़ते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और C-2। ये हमारा SI यूनिट हो गया। ठीक है, अब K का वैल्यू है हमारा 1/4πε0। क्या है K का वैल्यू 1/4πε0 और इसको कैलकुलेट करने पे मिलता है 9 इंटू 10⁹ और जो हमारा यूनिट आया था वो आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया K का एक्चुअल वैल्यू विथ यूनिट। ठीक है,
इसको हम बता ही चुके हैं, इसको क्या पढ़ते हैं आप लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद